नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपसे देश दुनिया के कुछ चुनिंदा बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश ये होती है कि हम उस खबर के तह तक जाएं और विस्तार से खबर के हर पहलुओं को आपके सामने लाएं। आज हमने दुनिया से जिस खबर को लिया है उसमें यूक्रेन के बड़े फैसले पर हम चर्चा करेंगे। रूस की चेतावनी से बेखबर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो की बैठक में शामिल होने पर अपनी सहमति जता दी है। इसको हम विश्व के परिदृश्य पर समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने देश। बयान बहादुरों की वजह से आजकल देश में हेट स्पीच को लेकर एक जंग सी छिड़ गई है। अदालत से लेकर बुद्धिजीवी तक हर वर्ग इस बात की चर्चा काफ़ी तेजी से कर रहा है कि हेट स्पीच की वजह से ही आज देश में ऐसे हालात पैदा हुए हैं जो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और आज का हमारा आखिरी मुद्दा होगा, एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि कैसे देश में इलाज लोगों की आय और जेब दोनों पर भारी पड़ रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना ये विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो चलिए जरा बात कर ली जाए दुनिया की। रूस यूक्रेन युद्ध और पूरी दुनिया में उससे उपजे हालात पर हमने कई बार आपसे अपने इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा की है। अब इसमें एक और बड़ा अपडेट आया है, तो सोचा आपसे जरूर इस विषय पर बात करूं। रूस की तमाम कोशिश रही है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो का सदस्य नहीं बनने पाए। रूस की जिद रही कि यूक्रेन को मिटा देंगे लेकिन नाटो में नहीं जाने देंगे। वही जेलेंस्की की जिद ये रही कि वो किसी भी कीमत पर रूस की धौंस में नहीं आएगा। इस रस्साकसी की वजह से क्या हालात बना, दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं। यूक्रेन के शहर तबाह हो गए, लेकिन यूक्रेन रूस के आगे सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ। कई बार इस बात की आशंका रही कि कहीं रूस बौखलाहट में यूक्रेन पर परमाणु हथियार से हमला न बोल दे। माहौल काफ़ी खराब है। रूस यूक्रेन लड़ाई को लेकर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव साफ तौर पर देखा गया है। अब एक बार फिर जेलेंस्की के इस ऐलान के बाद रूस की आक्रामक तेवर की चर्चा हर तरफ होने लगी है। तमाम आशंकाएं सामने आ रही हैं। इसी महीने यानी जून के 28 और 29 तारीख को नाटो का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। नाटो की ओर से जेलेंस्की को आमंत्रित किया गया है और इसे जेलेंस्की ने स्वीकार भी कर लिया है। अब देखिए इस प्रस्तावित बैठक में क्या क्या एजेंडे होंगे और कहाँ ये बैठक होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 28-29 जून को नाटो की बैठक होगी। स्पेन में ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक की खासियत ये है कि पैसिफिक रीजन की पहली बार इसमें भागीदारी होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया, ये तमाम ऐसे देश हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक की सबसे बड़ी जो चर्चा की विषय है या केंद्र बिंदु है, ओपन डोर पॉलिसी है, जिसको संभवतः इस शिखर सम्मेलन में हरी झंडी मिल जाएगी। अब समझिए आखिर क्यों हम इस वैश्विक बनते बिगड़ते संबंधों को गंभीरता से ले रहे हैं। दरअसल रूस और उसके आसपास के इलाकों में रूस के प्रभुत्व को रोकने के लिए नाटो के सदस्य देशों की विस्तारवादी नीति लगातार जारी है। यूक्रेन के बाद नाटो की निगाहें फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों पर भी टिकी है। दरअसल इन दोनों देशों ने भी नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यह मैंने आपको अपने पहले के कार्यक्रमों में बताया था। नाटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा है। रूस इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। यूक्रेन पर हमले के पीछे भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यही दलील है। अब समझिए, रूस की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा फिनलैंड से मिलती है। उसके लिए फिनलैंड एक बफर जोन है और बफर जोन का किसी देश के लिए सामरिक रूप से क्या महत्व होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रूस कतई नहीं चाहता है कि नाटो उसके इतने करीब आए जिससे उसके प्रभुत्व पर कोई असर पड़े। इसीलिए रूस फिनलैंड के भी नाटो में जाने का विरोध करता है। अब जबकि नाटो ओपन डोर पॉलिसी को हरी झंडी दे देगा, जो नाटो के इस शिखर सम्मेलन में संभावित भी है,
तो फिर कोई भी यूरोपीय देश नाटो की सदस्यता के लिए आसानी से आवेदन कर सकेगा और इस नीति से नाटो को अपने विस्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब ये देखने वाली बात होती है कि नाटो के इन तमाम तिगड़मों के बीच रूस का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो पहले ही साफ किया है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को चेतावनी भी दी है कि उसके आसपास नाटो की सक्रियता उसे कतई बर्दाश्त नहीं है। अब चलिए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि इस नए डेवलपमेंट के बाद विश्व पटल पर क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिलती है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम चलेंगे अपने देश, जहां हेट स्पीच को लेकर हर तरफ माहौल गर्म है। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत, आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हेट स्पीच ने आज हमारे देश के सामाजिक एकता और सौहार्द में पूरी तरह से जहर घोल रख दिया है। एक तनावपूर्ण माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हेट स्पीच को पहले आप समझिए कि आखिर क्या है ये हेट स्पीच। आम भाषा में कहेंगे तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा बयान जो दो वर्ग या दो समुदायों के बीच नफरत का माहौल पैदा करे। हेट स्पीच को लेकर लॉ कमीशन के 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, 267वीं ये रिपोर्ट थी। हेट स्पीच कोई भी लिखा या बोला हुआ शब्द, इशारा या कोई प्रस्तुति हो जिसे सुनकर या देखकर डर पैदा हो या हिंसा को बढ़ावा मिले, उसमें इस रूप में इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई। हेट स्पीच को चाहे जो परिभाषा दी जाए या अलग अलग लोग इसे चाहे जिस रूप में देखें, मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी साजिशन अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए काफ़ी होता है। अब देखिए ना, चाहे कट्टर हिंदूवादी संगठन हो या इस्लामिक संगठनों के आका लगातार ऐसे बयान देते हैं और सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे से उसे तत्काल करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, जो मिनटों में देश के किसी भी हिस्से को हिंसा या दंगा की आग में झोंक देते हैं। अब देखिए ना, बहुत पुरानी बातें नहीं करूंगा, अभी हालिया घटनाक्रम की ही बात कर लीजिए। इसी साल कई धर्म संसदों का आयोजन किया गया। इन धर्म संसदों के नाम पर एक बात मुझे कॉमन लगी, वो ये कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ वक्ताओं ने एक धर्म विशेष के खिलाफ ऐसे हथियार उठाने का संकल्प लोगों को दिलाने की कोशिश की जिसने माहौल में जहर घोलने का काम किया। ऐसा लगा कि इस मन से जो बोला जा रहा है किसी बाहरी आक्रांता के आज़ाद भारत में आने की संकेत के रूप में उसे देखा जाए और पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर देगा। इसकी परिणति ऐसी हुई कि रामनवमी से लेकर कानपुर तक दंगों का एक सीरीज समाज की एका में जहर घोल गया। जो कुछ हुआ आपने वो तस्वीरें देखी, आज तक हालात सामान्य नहीं हो पा रहा है। 2014 के बाद आज तक हम बात करें तो हेट स्पीच को लेकर जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें करीब 6 गुना इजाफा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन सारे तथ्यों पर हमने आपके लिए आंकड़े तैयार किए हैं। मामले तो बेशक लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अदालतों में सुनवाई और सजा तक जाते जाते संख्या बिल्कुल नाम मात्र की रह जाती है। अब जरा देखिए कि कैसे हेट स्पीच देने वालों में कानून को लेकर कोई ज़्यादा खौफ नहीं है। क्यों नहीं है ये खौफ, ये आंकड़े बताएंगे आपको। 2014 में कुल दर्ज मामले थे 336 हेट स्पीच के। 2020 तक आते आते ये 1804 के करीब पहुंचे, यानी 7 साल में करीब 6 गुना बढ़ोतरी हुआ है हेट स्पीच के मामले दर्ज होने में। जो आंकड़ा उपलब्ध है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2022 में हम 2020 के आंकड़ों की बात क्यों कर रहे हैं। काफ़ी खोजा लेकिन हमें यही लेटेस्ट आंकड़ा मिल पाया, लेकिन बात रखने के लिए ये भी काफ़ी है। अब एक नज़र और देख लीजिए। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हेट स्पीच को लेकर आखिर क्यों ऐसा करने वालों में कानून का खौफ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, 2019 में कुल 159 केस में ट्रायल हुआ।
सजा महज 42 लोगों को हुई। 2020 में कुल 186 केसों में ट्रायल हुआ, लेकिन सजा केवल 38 लोगों को। अब जब मामलों और ट्रायल और सजा की बात की जाए तो भला कब कौन ऐसा करने से डरेगा। यानी हेट स्पीच के मामले में महज 20% ही सजा हो पाती है, शेष सारे लोग इसमें बरी हो जाते हैं। जानने की कोशिश की आखिर हेट स्पीच को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है। आप भी सोच रहे होंगे कि हर तरफ तो ये चर्चा हो रही है, लेकिन इसको लेकर के कानूनी प्रावधान है क्या। इसमें कोई दोषी साबित हो भी जाता है तो महज 3 से 5 साल की कैद का ही प्रावधान है और अधिकतम 5,000 तक के जुर्माने का। अलग अलग धाराओं की बात की जाए जो आईपीसी में आती हैं, जो हेट स्पीच के अंतर्गत सजा का प्रावधान करती हैं। आईपीसी की धारा 153A की बात कर ली जाए, धारा 505 की बात कर ली जाए, धारा 505A की बात कर ली जाए, धारा 505(1), धारा 505(2), ये इतने ही धाराएं हैं जो मुझे हेट स्पीच से रिलेटेड मिली। अब समझिए इन सारी धाराओं में जो मैंने देखा, धारा 153C में 2 साल की कैद, 5,000 जुर्माने का प्रावधान, धारा 505A में 1 साल की कैद और 5,000 जुर्माने का प्रावधान। इसके अलावा धारा 505(1) और 2 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिर हेट स्पीच को लेकर देश में भय का माहौल क्यों नहीं है। लेकिन इसकी परिणति कितनी भयावह होती है, ये तो हम पिछले करीब 3-4 महीने से लगातार देख रहे हैं। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में हुए धर्म संसद के हेट स्पीच को लेकर देश के सुप्रीम अदालत सख्त है। एक एक कर कई दर्जन मुकदमे कायम किए गए हैं। कानून अपनी जगह, अदालत अपनी जगह, लेकिन मामलों में 6 गुना इजाफा पर अगर रोक लगाने के लिए हिंदूवादी और इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों पर भी रोक लगाए जाना ज़रूरी है। यह सरकारों को समझना होगा, वरना एक वक्त वो भी आएगा, देश ने वो वक्त देखा भी है कि जब ईद हो या होली हो, इक्के दुक्के मामलों को छोड़कर कभी इतना बवाल नहीं हुआ जिस तरह का बवाल आज देखने को मिल रहा है। आगे से रोकिए इन लोग को। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। जुम्मे की नमाज में कहा जाता है कि देश और प्रदेश के अमन चैन की दुआ की जाती है। आज हालात उल्टा नजर आ रहा है। नमाज के बाद भारी तादाद में नमाजी सड़कों पर उतरे हुए हैं, हेट स्पीच के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं, कहीं पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है। ये तस्वीरें आहत करने वाली हैं। बेहतर तो यही होगा कि हेट स्पीच या फिर कुछ तुच्छ सियासी फ़ायदे के लिए देश का माहौल ख़राब करना या करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा है और आज एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, किसी भी कीमत पर देश का सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए। आहत हूँ बिहार, यूपी, झारखंड से आई प्रदर्शन की तस्वीरों को देखकर। चलिए, उम्मीद करता हूँ शायद धर्म के ठेकेदारों को कुछ सद्बुद्धि मिल सके। और हाँ, एक बात और जोड़ दूँ कि सोशल मीडिया में बयानों के बाढ़ पर भी सरकार को रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे हम बात करेंगे अपने आखिरी मुद्दे की, जिसका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत में जारी मेडिकल इंडेक्स की, कि आखिर कैसे एक आम आदमी के लिए आज बेहतर इलाज बहुत महंगा हो गया है। जारी आंकड़ा चौंकाने वाला है। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए अब बात कर ली जाए देश के स्वास्थ्य इंडेक्स की। ये तो कहा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद देश में सरकारें, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हों, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जोरदार तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच ये भी एक हकीकत है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बीच जो निजी क्षेत्र के अस्पतालों को लेकर रिपोर्ट आई है, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। देश में दवाइयों का खर्च जेब और हैसियत दोनों पर भारी पड़ रहा है। खासकर निम्न मध्यम और मध्यम आय वर्ग के लिए तो ये बेहद ही चिंता का विषय है। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये तथ्य सामने आया है। इस संस्था ने दवाओं से लेकर अस्पतालों के खर्च का पूरा ब्यौरा निकालकर एक रिपोर्ट तैयार की है। अब जरा एक नज़र डाल लिए कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। इलाज के खर्चे पर जो ये रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि देश में 29.1% भर्ती मरीज आय से ज़्यादा खर्च करने को मजबूर हैं। घर में इलाज कराने वाले 60.3% लोग दवा पर आय से ज़्यादा खर्च करने को मजबूर हैं, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। बीते 2 दशक में अचानक इलाज के खर्चे में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि निजी अस्पताल में इलाज सरकारी अस्पताल से करीब 6 गुना महंगा है। डॉक्टर के फीस की बात कर ली जाए तो सरकारी अस्पताल की तुलना में निजी अस्पतालों में 12 गुना ज़्यादा पैसा मरीजों को देना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है। अब ये रिपोर्ट आपके सामने है। हालांकि रिपोर्ट की ही बात की जाए, मेरे सामने कई ऐसे मामले आए हैं जहां इलाज के लिए कई लोगों के घर जमीन सब बिक गए। उनसे पूछिए जिसके पास कमाई का जरिया सीमित है और घर में किसी को गंभीर बीमारी के लिए मजबूर होकर अस्पताल में दाखिला कराना पड़ता है। खर्चे को लेकर घर में मातम सा माहौल हो जाता है। तकनीक बेशक कई लाइलाज बीमारियों से मरीजों को बचा रही हो, लेकिन महंगे इलाज, दवा दारू ने वाकई लोगों का कमर तोड़ दी है। हालांकि इस और केंद्र सरकार की कोशिशें तो जारी हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य औषधि केंद्र के जरिए जरूरत की कुछ दवाओं को काफ़ी सस्ते दामों पर मुहैया कराने की एक मुहिम चल रही है, लेकिन ये देश की आबादी की तुलना में नाकाफ़ी है। निजी अस्पतालों के लिए जो सरकार की नीतियां हैं, उसका पालन शायद ही 5 सितारा की तर्ज पर काम करने वाले निजी अस्पताल करते हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए कई स्तर पर रियायत सिर्फ इस शर्त पर देती हैं कि वो अस्पताल गरीब ज़रूरतमंदों का इलाज मुफ्त में करें या रियायत दरों पर करें। इक्के दुक्के अस्पतालों को छोड़ दिया जाए जो अपनी नैतिकता का पालन करते हुए ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये बिल्कुल सिफर होता है। अब सोचिए, जो आंकड़ा कहता है उसके मुताबिक सालाना करीब 1.5 लाख रुपए आय वाला व्यक्ति भी रोग की स्थिति में अपने कमाई का करीब 22,000 रुपया दवाई पर खर्च कर देता है। कैसे गुजारा करेगा वो, ये सोचने वाली बात है। बहुत ही चिंता का विषय है। बहरहाल ये तो सरकारों को समझना ही होगा कि देश में सस्ते और बेहतरीन इलाज की व्यवस्था हर जनमानस के लिए कैसे हो। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कुछ और बड़े मुद्दों के साथ। उम्मीद है आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दें। कार्यक्रम को और बेहतर करने के लिए आपका सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।